हेलो बच्चों, जय हिंद। तो जैसा कि आप लोग पार्ट 1 का वीडियो देख चुके हैं जिसमें हम डिस्कस किए हैं क्वेश्चन 1 to 10। जैक बोर्ड का जो एग्जाम हुआ उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम डिस्कस किए हैं 1 से 10 तक क्वेश्चन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं यदि नहीं देखे होंगे तो। और सबसे पहले बात है कि एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। संतोष जादव करके नाम है उसका, ठीक है। तो हम 1 to 10 में एक क्वेश्चन था इरेशनल नंबर करके, अपरिमेय संख्या करके, कि तो क्वेश्चन वहां पूछा। सबसे पहले उसका डाउट को क्लियर कर देते हैं कि क्वेश्चन पूछा कि सर आप तो बोले कि रूट में जो भी नंबर रहेगा वह इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो क्या √4, √9, √16, √64 ये सब क्या इरेशनल नंबर है? तो मेरा जवाब है कि ये सब इरेशनल नंबर नहीं है। आप इसको रूट में रखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप इसको रूट में रखेंगे तो क्यों रूट में रखेंगे? मैथ्स कहता है कि जहां तक सिंप्लीफाई हो सके वहां तक आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन कीजिए। तो √4 को क्या हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 2, इसको क्या लिख सकते हैं 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 4, इसको क्या लिख सकते हैं 8। और ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है। और रियल नंबर, नेचुरल नंबर से ये सब क्या होता है? इरेशनल नंबर नहीं होता है। रूट में वही नंबर इरेशनल नंबर होगा जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे में √3, √5, √7, √11, एक तरह से कह सकते हैं कि रूट में प्राइम नंबर यदि होंगे तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। मतलब √3, √5, √7, √11 ये सब सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। तो आई होप संतोष जादव आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे, जो मैंने यह बताया वो समझ चुके होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि क्वेश्चन नंबर 11 है क्या। देखिए समीकरण निकाय 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान क्या होगा? तो पहले हम लोग जानते हैं कि अद्वितीय हल किसमें होता है। मतलब कोइंसिडेंट लाइन में होता है, मतलब संपाती रेखा में होता है, कि प्रतिच्छेदित रेखा में होता है, कि समांतर रेखा में होता है। सबसे पहले इस चीज को जानेंगे। तो अद्वितीय हल मेरा प्रतिच्छेदित रेखा में होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेदित रेखा। और प्रतिच्छेदित रेखा क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1 का वैल्यू कितना है? 4 है। a2 का वैल्यू कितना है? 2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो b1 का वैल्यू कितना है? p, और b2 का वैल्यू कितना है? 2। देखिए 2 से यहां पे 2 कैंसिल हो गया 2 बार में। अब देखिए 2 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4 इज नॉट इक्वल टू p। मतलब जो p का वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है? 4, जो कि क्या होगा? p के बराबर नहीं होगा। और जो भी इस ऑप्शन में होगा, इस क्वेश्चन के इस ऑप्शन में, वही मेरा सही आंसर होगा। मतलब p इज नॉट इक्वल टू 4। मतलब ऑप्शन नंबर जो मेरा सी है वह इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन द्विघाती समीकरण है? द्विघात मतलब किसका है? मतलब इस इक्वेशन जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को तोड़ेंगे और द्विघात बन जाता है तो वही मेरा द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 को हम हिट करते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ सकते हैं, तो a² + b² + 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है। और फिर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया x² + 1 + 2x - 2x + 3 इज इक्वल टू 0। देखिए ये 2x से ये 2x कट गया और 3 और 1 कितना हो गया? 4। मतलब x² + 4 इज इक्वल टू 0। x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। x का किसी भी इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर 2 होता है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या दे रहा है? द्विघात समीकरण दे रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर मेरा 12 का ए जो होगा वो क्या होगा? सही आंसर होगा। यदि x का मैक्सिमम पावर 3 होगा तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विविक्तर बराबर है। मतलब विविक्तर आपको बोला है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, मतलब d का वैल्यू बताइए। तो d का फार्मूला होता है b² - 4ac। क्या होता है? b² - 4ac। तो d = b का वैल्यू कितना है? तो b का वैल्यू है -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है? तो 2, और c का वैल्यू कितना है? तो 6। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। माइनस में तो स्क्वायर के कारण प्लस हो गया, माइनस 4 दूना 8, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 48। मतलब डी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 1। जिस भी ऑप्शन में 1 मेरा आंसर है वही मेरा क्या है? सही आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या है? सी।
फिर से देखिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, क्योंकि पैटर्न में बना हुआ है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो ज्यादा से ज्यादा आंसर उसको सही है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब भी किसी द्विघात समीकरण का मूल बराबर होता है, मतलब कहने का मतलब है कि d बराबर क्या होता है 0, और d का फॉर्मूला हम लोग को पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। b के जगह में जो भी वैल्यू है, a के जगह में जो भी वैल्यू है, c के जगह में जो भी वैल्यू है पुट कीजिए और p का वैल्यू निकाल लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो b के जगह में क्या वैल्यू है, तो b के जगह में माइनस p है, तो माइनस p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह में क्या है, तो a के जगह में 1 और c के जगह में 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हो गया p स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा। देखिए 4 इंटू 4 16 माइनस 16 बराबर का उधर जाएगा तो प्लस 16, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा अंडर रूट 16 प्लस माइनस में, तो p का वैल्यू प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4। जिस भी ऑप्शन में p का वैल्यू प्लस माइनस 4 होगा वही मेरा ऑप्शन क्या होगा सही, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का घात होगा। यह क्वेश्चन इतना इजी है, इतना इजी है, कोई भी 8 क्लास का स्टूडेंट भी बता सकता है। बोल दिया है द्विघात समीकरण और इक्वेशन भी दिया हुआ है, सीधा बोला द्विघात समीकरण का घात क्या होगा, तो इसमें कंफ्यूज होगा स्टूडेंट कि द्विघात समीकरण होता क्या है, और दे दिया इक्वेशन तो घात पूछा है, तो जो भी मैक्सिमम पावर होता है, डिग्री जो भी होता है वही उसका घात होता है। मतलब मैक्सिमम पावर कितना है 2, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है सी मेरा सही है, तो इसका घात कितना होगा 2 होगा। वैसे भी जानते हैं कि द्विघात समीकरण का घात कितना होता है 2 ही होता है, और रैखिक समीकरण का घात कितना होता है तो 1 होता है। ठीक है, अब देखिए एपी, अब क्वेश्चन नंबर 16, एपी 0.6 1.7 2.8 3.9 का सार्व अंतर बताइए। तो सार्व अंतर हम लोग को पता है d इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, तो d इज इक्वल टू a2, इसमें कौन है इसको बोलते हैं a1, इसको बोलते हैं a2, तो a2 का वैल्यू है 1.7 माइनस 0.6। यदि 1.7 में 0.6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका सीधा सा आंसर आएगा 1.1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसी तरह सिमिलर जो क्वेश्चन है एपी का बोला है 17 नंबर कि एपी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बोला है और 30वां पद निकालने बोला है, मतलब a30 निकालने बोला है। तो a30 का फॉर्मूला था a प्लस 29d। ठीक है, अब a का वैल्यू कितना है 10 प्लस 29 इंटू डी का मतलब 7 माइनस 10, तो 7 माइनस 10 कितना होगा माइनस 3, तो 29 को यदि 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस 27 और 3 मतलब 87 माइनस 87, और माइनस 87 को यदि 10 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 77, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी है। फिर से सी ऑप्शन नंबर, तो जो कि क्या है मतलब 17 नंबर का जो ऑप्शन सी है वो सही है, माइनस 77। देख लीजिए आप प्रोसेस यहाँ किया हुआ है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसी तरह हम 40 क्वेश्चन अभी करवाने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है 2 प्लस 7 प्लस 12 डॉट 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 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 2 प्लस 7 प्लस 12 समथिंग इसी तरह 10 तो पद है। ठीक है, और उसको जोड़ना है कि कितना होगा, तो सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज कीजिए। n का वैल्यू 10 दिया हुआ है, a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए s 10 निकालना ना, तो 10 का वैल्यू n का वैल्यू 10, 2 इंटू a का वैल्यू कितना रखेंगे 2 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1, और d का वैल्यू देखिए 7 माइनस 2, a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 2 तो कितना हुआ 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस ये 10 में से 1 हटाएंगे तो 9, और 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45। ठीक है, 9 5 45। अब 45 को 4 से जोड़ दीजिए तो कितना होगा 5 गुने 49। अब 49 को क्या कीजिए 5 से गुणा कर दीजिए तो 9 5 45 के 5 और 5 होगा 20, 20 और 4 24, मतलब 245 इसका आंसर आने वाला है। मतलब S10 जो होगा इसका सम होगा, सारे 10 पदों का योग जो होगा ना वो 245 होगा। जिस भी ऑप्शन में 245 है वही ऑप्शन क्या है सी, मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है मेरा फिर से क्या है सही है। मतलब अधिकतर क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी ही देखने को मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कि सभी वर्ग होते हैं तो सारे वर्ग क्या होते हैं, जैसे मैं वर्ग बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, एक छोटा वर्ग है और एक बड़ा वर्ग है,
तो दिखने में तो एक ही जैसे दिख रहे हैं ना, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप। मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ना वह सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि त्रिभुज एबीसी में डी एवं ई, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल छाप लेते हैं। त्रिभुज एबीसी, देखिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी बना लिए हम, इसको ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में डी एवं ई क्रमशः एबी और एसी पर दो बिंदु हैं, मतलब एबी और एसी पर दो बिंदु है डी और ई, ठीक है। इसको ई मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। और क्या बोला है, डीई और बीसी आपस में क्या है, पैरेलल है। मतलब डीई जो रेखा है और बीसी जो रेखा है वो आपस में क्या है, पैरेलल, मतलब समांतर रेखा है। यदि एडी अनुपात डीबी, मतलब एडी अनुपात डीबी कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। और एई 1:6 दिया है। क्या दिया हुआ है, एई का मान दिया है 1.6। तो इसी का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसी बराबर क्या हुआ, तो ये थेल्स प्रमेय आपको दिख रहा है, ठीक है। थेल्स थ्योरम दिख रहा है आपको, थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि एडी बटा डीबी जो होता है वो किसके बराबर होता है, एई बटा ईसी के बराबर होता है। अब बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है, 2/3 इज इक्वल टू 1.6 ई सी, इसी को इसी रखते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करने बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो क्या लिख सकते हैं, 2 इसी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 3 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसी का अधिमान निकालेंगे तो 1.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इसको काटेंगे अच्छे से, तो यहाँ 10 और 2 8 16, 8 ये कितना हो गया 24, मतलब ई सी इज इक्वल टू 24 हो गया, 24/10। और 24/10 को यदि हम अच्छे से सॉल्व करेंगे तो इसी बराबर कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। जिस भी ऑप्शन में 2.4 आपका आंसर है वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 2.4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। फिर से क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है और बीसी अनुपात ईएफ इज इक्वल टू 3:5 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ बराबर होगा, मतलब किस अनुपात के बराबर होगा। तो हम लोग को पता है कि कभी भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और उसका साइड दिया हुआ रहता है और एरिया निकालना होता है, तो क्या होता है, उसका साइड का स्क्वायर हो जाता है। तो सिंपल सा यदि हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और बाय क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाय ई एफ का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और मतलब ई एफ मतलब 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। और इसको अनुपात में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 9:25, मतलब 9:25। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, मींस ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी मेरा जो है चौथा नंबर ऑप्शन वो क्या है, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, बिंदुओं P 0,0 और Q -3,4 के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी सूत्र से हम लगा सकते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, PQ के बीच का डिस्टेंस बोला है ना, दूरी बोला है ना, तो देखिए इसको लगा देंगे x2 को मान लेंगे -3 -0, x1 को मान लेंगे 0 स्क्वायर प्लस y2 -4 -0 का स्क्वायर। अब देखिए -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 0 तो कोई वैल्यू नहीं, प्लस -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 में कितना हो गया 25 हो गया। और रूट को यदि 25 से बाहर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 5, मतलब इसका जो आंसर आने वाला है कितना आने वाला है 5 इकाई आने वाला है। जिस भी ऑप्शन में 5 इकाई है वही मेरा सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो हमको पता है मध्य बिंदु सूत्र, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला मतलब मध्य बिंदु सूत्र पता है, क्या बोलता है कि x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 और y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें x2 कौन है, तो x2 मेरा 3 है, तो 3 प्लस x1 कौन है 1 डिवाइडेड बाई 2। x का कोऑर्डिनेट हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4/2 और काट देंगे तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए y इज इक्वल टू y2 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 प्लस y1 का वैल्यू कितना है 2 डिवाइड बाई 2, मतलब y इज इक्वल टू 6/2 और काट देंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। मतलब जिस भी कोऑर्डिनेट में 2,3 ऑप्शन में होगा, मतलब जिस भी ऑप्शन में 2,3 होगा वही मेरा सही आंसर होगा। मतलब 2,3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। मतलब क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या है, सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यदि ए
का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,0, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 4,0 और सी का कोऑर्डिनेट दिया है 0,1, ठीक है, निर्देशांक दिया हुआ है सबका। तो बोला है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हुआ। तो हमको पता है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 23 31, मतलब y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है 23 31 12। अब सबका वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 1/2 x1 का वैल्यू कितना हो गया 0, मतलब इसका जगह पे कुछ भी होगा सब वैल्यू 0 ही आ जाएगा, ठीक है, तो नहीं लिखते हैं। x2 का वैल्यू कितना हो गया 0, y3 तो y3 का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू कितना है 0 प्लस x3 का वैल्यू कितना है 0, ये 0 हो गया तो मतलब ये भी पूरा 0 हो जाएगा, छोड़िए इसको मत लिखिए। तो देखिए 1/2 0 प्लस, ठीक है, अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ये भी हो गया 0। अब 4/2 और काट देंगे तो कितना आ गया 2, मतलब जिस भी ऑप्शन में 2 होगा वही मेरा सही आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है ना कि cos a का वैल्यू 3/5 दिया हुआ, मतलब cos a क्या है 3/5 है। अब cos a होता क्या है, तो cos a बेसिकली b/h होता है, क्या होता है b/h। b और h का वैल्यू दिया हुआ है तो क्या हम p फाइंड कर सकते हैं, तो p इज इक्वल टू होता है h² माइनस b² अंडर रूट में, यह फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, p का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो h का वैल्यू है तो 5 का स्क्वायर माइनस b का है क्या, तो क्या 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, मतलब p का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है अंडर रूट 16, तो p इज इक्वल टू 4, मतलब p का वैल्यू 4 आ गया, b भी पता है h भी पता है। अब हमको बोला है कि cosec a बताइए, तो cosec a जो होता है वो क्या होता है h/p, h का वैल्यू हमको 5 दिया हुआ है और p का वैल्यू कितना निकालना है 4, तो मेरा जो ऑप्शन है वो 5/4, जिस भी ऑप्शन में होगा वही मेरा क्या है सही आंसर है। 5/4 ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन बोला है यदि 2 sin a इज इक्वल टू √3 है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो a का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ये लिखा हुआ है 2 sin a इज इक्वल टू √3, तो sin a जो होगा वो क्या होगा √3/2। अब sin किस एंगल पे √3/2 आंसर देता है, तो किस एंगल पे देता है, तो 60 डिग्री पे देता है, मतलब a का मान कितना होगा 60 डिग्री। यदि हम इसको लिखेंगे भी तो sin a इज इक्वल टू sin 60 डिग्री, a sin से a sin कट गया तो मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो ऐसे हम क्या करते हैं a का मान ज्ञात करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 जो है ना वो फॉर्मूला ही है, क्या है फॉर्मूला दे दिया गया है। तो पूछा है कि cot 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर है, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, मतलब cot 90 डिग्री माइनस a क्या होगा tan a होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है सही आंसर है। अब उसी तरह बोला है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। उसी तरह इसमें खाली एंगल में खाली a लिख दिया हुआ है, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में 1 है वही मेरा सही आंसर है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी और इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, एक मीनार दिया हुआ है, ठीक है, एक मीनार दिया हुआ है, इसका शीर्ष से उन्नयन कोण जो बना रहा है वो कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। और बोल रहा है ना कि उन्नयन कोण और उसके पाद बिंदु के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो 15 मीटर है, कितना है 15 मीटर बोला है, ठीक है। तो बोला है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, मतलब इसका एच फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए हम लगा सकते हैं, हमको पता है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो tan 60 डिग्री जो होगा वो p मतलब ये हो गया, मतलब a b c, तो p क्या हो गया ab और b क्या हो गया मेरा bc हो गया। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इज इक्वल टू ए बी हमको फाइंड करना है और बी सी कितना दिया है 15। यदि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 √3 मीटर, जो कि क्या है मीनार की ऊंचाई है। तो जिस भी ऑप्शन में 15 √3 मीटर होगा वही मेरा क्या होगा सही आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है बी मेरा क्या है सही आंसर है। तो फिगर यदि ड्रॉ कर लेते हैं तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सारा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैक बोर्ड बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है इस बार, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30।
किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो कोई भी वृत्त होता है ना, उससे बाहर से जो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है ना, वो 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। जैसे में एक इति है, ठीक है, सर्कल है, तो इससे बाह्य से कितना रेखा खींचा जा सकता है? 2 स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा यहाँ, दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ। तो कितना हो गया इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी है। वो कितना हो गया? 2 आंसर हो गया इसका। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसमें फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और फिगर ड्रॉ किया हुआ है और एक का एंगल जो दिया है ओपीए वो दिया हुआ 35 डिग्री। तो पूछा एओपी का मान कितना होगा? तो हम जानते हैं कि फिगर ड्रॉ किया गया है, एक का मान है 35 डिग्री और रेडियस कभी भी मतलब त्रिज्या कभी भी सर्कल पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 और 9 3 9 3 12 125 डिग्री, और इसमें क्या कीजिए 180 को माइनस कर दीजिए तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो 10 में से 5 किया तो 5 और बचिए यहाँ पे 7, 7 में से 2 किया तो 5, इकट गया। मतलब जिस भी ऑप्शन में 55 डिग्री होगा ना वही मेरा क्या सही होगा। मतलब 31 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए है 55 डिग्री वही क्या है? सही आंसर है 31 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप लोग पास क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन देख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो 32 देखिए, 32 बोला है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA एवं PB स्पर्श रेखाएं स्पर्श परस्पर 80 डिग्री का कोण पर झुकी है तो POA बराबर होगा। तो POA क्या बराबर होगा? देखिए कभी भी जब भी ये क्वेश्चन बनता है ना तो बहुत ही आसान इसका फिगर ऐसे ड्रॉ होगा। ये जो है तो पूछा है ये A है, ये P है, इसका एंगल 80 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला एंगल बताइए, तो ये 90 डिग्री है, तो 8 और 9 17 हो गया, कितना हो गया? 9 और 5, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। मतलब जो इसका आंसर होगा, क्यों 50 डिग्री होगा? क्योंकि ये पूरा पूरा कितना है? 80 डिग्री है, मतलब आधा कितना होगा? 40 डिग्री। ये पूरा 80 डिग्री तो आधा 40 डिग्री, और ये रेडियस के कारण ये 90, तो 9 और 4 कितना होगा? 130, और इसका पूछा है तो 180 डिग्री में 130 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन मतलब जो 32 नंबर है क्वेश्चन, उसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए, 50 डिग्री, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो सूत्र पूछा है कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो सीधा से सिंपल इसका आंसर है पाई आर स्क्वायर। मतलब जिस भी ऑप्शन में पाई आर स्क्वायर होगा वो क्या होगा? सही आंसर होगा। मतलब 33 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब सरकमफेरेंस फाइंड करने बोला है। मतलब अर्धवृत्त दिया हुआ है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या जानते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की परिधि या परिमाप क्या जानते हैं? जानते हैं 2 पाई आर, ये पूरे वृत्त का होता है, और इसको आधा करना तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 कट गया, मतलब ये जो परिधि हो गया वो कितना हो गया? पाई आर, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना था? 22/7, और आर कितना दिया है? 7 से 7 कट गया, मतलब कितना आ गया? 22। और जिस भी ऑप्शन में 22 होगा वही मेरा सही आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। मतलब क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 34 का ऑप्शन नंबर क्या है? ए मेरा सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 बोला है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है? 42 इंटू 42, ठीक है। तो इसको अच्छे से यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 तिया 36 और 3 7 6 42 और 3 दूना 6। यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 44 इंटू 42 22 दूना 44 गुने 42, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर आने वाला है। मतलब 35 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा ना वो क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि घनाभ के कोरों की लंबाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का विकर्ण कैसे फाइंड कर लेंगे? तो विकर्ण का एक फार्मूला होता है जो कि आप लोग जानते हैं और हम नहीं बताएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका आंसर क्या है। यही तो क्वेश्चन एक मस्त क्वेश्चन है। यदि आयतन पूछा रहता, क्षेत्रफल पूछा हुआ रहता तो आप लोग आराम से बताते हैं। विकर्ण पूछा है, विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं? विकर्ण किसको बोलते हैं? ऐसे है ऐसे, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो विकर्ण की लंबाई पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 36 आपके लिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य पूछा मतलब एवरेज। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 + 2 + 3, ये 3 वो प्रथम प्राकृतिक संख्या हो गया। इसको जोड़ दीजिए और डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, मतलब 6/3 और काट दीजिएगा तो कितना होगा 2। मतलब 38 का जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर 2 होगा। क्या होगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 नहीं 37 है, ये क्या है 37। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, तो संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो त्वरण को बोलते हैं हम लोग, ये बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि किसी पासे को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यह क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो कोई भी यदि पासे को हम फेंकते हैं, मतलब लूडो गोटी जो खेलते हैं ना, डाइस को फेंकते हैं, तो डाइस में कितना होता है 1 से 6 होता है। अब उसमें सम कितना, सम नंबर जो होता है इवन नंबर कितना होता है 2 4 6, मतलब 3 हो गया इवन नंबर। और पूरा पासे में कितना नंबर होता है 6, मतलब 3/6 और काट देंगे तो कितना हो गया 1/2। मतलब जिस भी ऑप्शन में 1/2 मेरा आंसर होगा वही मेरा सही आंसर होगा। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्रायिकता 0 से 1 के बीच लाई करता है। यदि 1 से बड़ा होगा तो वो प्रायिकता की घटना नहीं होगी। और 1 से बड़ा कौन सा दिख रहा है 2.5 दिख रहा है। कितना है 2.5, जो ऑप्शन नंबर बी में है ना वो क्या है 1 से बड़ा है, जो कि क्या होगा प्रायिकता की घटना नहीं होगी। इसलिए 40 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, जैक बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ और उसका एमसीक्यू को भी हम क्या किए सॉल्यूशन किए विथ वेल एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत अच्छे से समझा के। तो आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, तब तक ले गुड बाय।